Good morning, students. Today we will discuss about taxonomy. So before discussing about taxonomy, first we will discuss what is need of classifications. Okay. So as I have told you in our last class, I have told you that animals found in great diversity, or we can say there is great diversity found among animals. They are very different from each other in shape, size, color, habit, habitat. So that it will be very difficult for us to identify and classify a particular animal, so that we should have a system, we should have a mechanism so that we can easily identify a particular animal. That means this animal belongs to invertebrate, or it belongs to a vertebrate, or it belongs to a chordate, है ना. सो हमें क्या करना है, हमें एनिमल्स को पहचानने का जो सिस्टम है उसे आसान बनाना है. इसीलिए हमें क्लासिफिकेशन जो है उसकी जरूरत पड़ी. मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि देखिए, अगर एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी है जिसके अंदर बुक जो है वो अरेंज्ड नहीं है, सारी की सारी बुक्स ऐसे ही शेल्फ में भरी हुई है, तो अब क्या होगा. अगर मैं आपको कहती हूँ कि जाइए फर्स्ट ईयर की आप सेल बायोलॉजी की इस पर्टिकुलर ऑथर की बुक आप ढूंढ के लाइए, तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू. आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा. क्यों बहुत मुश्किल हो जाएगा? कि जहां पे हजारों बुक्स रखी है उसमें से आपको पहले क्या देखना पड़ेगा कि आर्ट्स की कौन सी बुक्स है, साइंस की कौन सी बुक है, कॉमर्स की कौन सी बुक है. उसके बाद आपको फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फर्स्ट ईयर में आपको सेल बायोलॉजी की बुक निकालनी है, तो आपको पूरा दिन भी कम पड़ेगा उस बुक को ढूंढने में. लेकिन अगर वो सारी की सारी लाइब्रेरी जो है वो वेल अरेंज्ड फॉर्म में है, तो आपके लिए क्या होगा, बहुत आसान हो जाएगा. आप क्या करेंगे, सीधा लाइब्रेरी में एंटर करेंगे, एंड देन लाइब्रेरी में एंटर होने के बाद आप सीधा लाइब्रेरियन से पूछेंगे कि भाई साइंस वाला सेक्शन कहाँ है. साइंस वाले सेक्शन में जाते हैं, वहां पे आप लोग सीधा देखेंगे कि फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर. तो फर्स्ट ईयर की सेल बायोलॉजी की बुक जो है वो आसानी से आपको मिल जाएगी. दैट मीन्स क्या किया है, हमने बुक्स को क्लासिफाई कर दिया है, वर्गीकृत कर दिया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर फैकल्टी. दैट मीन्स दीज पर्टिकुलर बुक्स आर फ्रॉम आर्ट्स फैकल्टी, दीज बुक्स आर फ्रॉम कॉमर्स एंड दीज बुक्स बिलोंग्स टू साइंस फैकल्टी. तो आपने इजीली उसको आइडेंटिफाई कर लिया और फटाक से अपनी बुक जो है विद इन हाफ एन आवर आप लेके आ जाएंगे. ठीक है. तो सिमिलरली, क्योंकि एनिमल्स के अंदर बहुत डाइवर्सिटी पाई जाती है, तो हमें क्या करना जरूरी है, उन एनिमल्स को क्लासिफाई करना जरूरी है. तो क्लासिफिकेशन के लिए एक ब्रांच जो है एनिमल्स के लिए, वो हम लोग बात कर रहे हैं. तो हम लोग बात कर रहे हैं टैक्सोनॉमी के बारे में. सो व्हाट इज टैक्सोनॉमी? द स्टडी ऑफ आइडेंटिफिकेशन, द स्टडी ऑफ identification and relationship among living organism is called taxonomy. Okay, and the term systematics was used by, it is called taxonomy, or we can say systematic. It is called systematics. The study of identification and relationship among living organism is called systematics. क्या हुआ है, देखिए टर्म्स को समझिए. कौन सा स्टडी? आइडेंटिफिकेशन, मतलब एनिमल को आइडेंटिफाई करना, पहचानना. किस तरह से पहचानोगे आप? मॉर्फोलॉजिकल बेसिस होगा. शुरुआती जो क्लासिफिकेशन था, वर्गीकरण जो था शुरुआती, वो मॉर्फोलॉजिकल था. मतलब बाहर से एनिमल जो है उसका अपीयरेंस कैसा है उसके आधार पर हम उन्हें एक जैसा बता देते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूँ कि जो पानी में रहने वाले फिशेज हैं वो सब एक जैसी होती हैं, उनका शेप ऑलमोस्ट सेम होता है, सबका एक ही फंक्शन होता है, वो स्विमिंग का काम करती हैं, है ना, और उनके अंदर फिन्स पाए जाते हैं तैरने के लिए. तो अब क्या हो, चाहे डॉल्फिन हो, चाहे व्हेल हो, चाहे दूसरे फिशेज हो, उन सबको शुरुआत में क्या पहचाना गया कि भाई वो सभी की सभी फिशेज हैं. ये तो हमें बाद में जाके पता चला कि डॉल्फिन और व्हेल जो है वो फिश नहीं है, वो दे बिलोंग्स टू क्लास ऑफ मैमेलिया, मैमल से बिलोंग करती है. तो शुरुआत में क्या किया, पहचान करना और उसे रिलेशनशिप सेट करना कि ये पर्टिकुलर एनिमल के अंदर इस तरह के लक्षण पाए जा रहे हैं, ये पानी में पाया जा रहा है, ये तैरने का काम कर रहा है, इसके अंदर फिन्स पाए जा रहे हैं, दैट मीन्स इट बिलोंग्स टू फिशेस, यानी ये मछली हो सकता है. तो पहचानना और उसका दूसरे एनिमल के साथ रिलेशनशिप स्टैब्लिश करना, तो ये
ब्रांच जो है वो क्या कहलाती है, सिस्टमैटिक कहलाएगी। अब सिस्टमैटिक टर्म जो है इट वाज यूज्ड बाय लिनियस। द टर्म सिस्टमैटिक was first used by Linnaeus. ओके, कैरोलस लिनियस जो है इन्होंने सबसे पहले सिस्टमैटिक टर्म जो है उसे यूज किया था। ठीक है, अब आप देखिए नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग टैक्सोनॉमी के बारे में। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डीलिंग विद आइडेंटिफिकेशन, dealing with identification, nomenclature and classification, classification of organism is called taxonomy, and the term taxonomy was coined by A.P.D. Kendall. ठीक है, पहले हम लोग इस ब्रांच को यानी टैक्सोनॉमी की जो डेफिनेशन है उसको समझते हैं। क्या बोल रही है टैक्सोनॉमी की डेफिनेशन? द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डीलिंग विद आइडेंटिफिकेशन। पहला टर्म आइडेंटिफिकेशन मतलब पहचानना, उस पर्टिकुलर एनिमल के पहचानना। कैसे पहचानेंगे? उसके साथ दूसरे एनिमल्स के साथ उसकी रिलेशनशिप जो है वो सेट करेंगे कि इसके अंदर किस तरह के लक्षण पाए जा रहे हैं, किस तरह के फंक्शन पाए जा रहे हैं, कौन से हैबिटेट में पाया जा रहा है। उसके आधार पर हम लोग मॉर्फोलॉजिकल बेसिस जो है उसके आधार पर हम एनिमल को पहचानेंगे। नॉमेनक्लेचर, नॉमेनक्लेचर का मतलब होता है नामकरण। आइडेंटिफिकेशन दैट मीन्स पहचानना, है ना, रिकॉग्नाइजेशन। नॉमेनक्लेचर दैट मीन्स नामकरण, मतलब उस एनिमल को पहचानना, उस एनिमल को नाम देना। और क्लासिफिकेशन दैट मीन्स उसको वर्गीकरण करना। So that branch of biology is known as taxonomy. The branch of biology dealing with identification, nomenclature and classification of organism, it is called taxonomy. I hope you understand. विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर हम एनिमल को पहचानते हैं, उसको नामकरण करते हैं और उसका वर्गीकरण करते हैं, तो वह ब्रांच क्या कहलाएगी? वह कहलाएगी आपकी टैक्सोनॉमी। सो टैक्सोनॉमी टर्म जो है इट वाज कॉइन्ड बाय A.P.D. Kendall. The term taxonomy was coined by A.P.D. Kendall. A.P.D. Kendall एक साइंटिस्ट का नाम है, इन 1813। ठीक है, जो टैक्सोनॉमी टर्म है वो सबसे पहले किसने दिया था? A.P.D. Kendall एक साइंटिस्ट है, उन्होंने 1813 के अंदर ये टर्म दिया था। एंड दिस टर्म इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड। टैक्सोनॉमी टर्म जो है, टैक्सोनॉमी टर्म डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड। कौन सा ग्रीक वर्ड है? टैक्सिस। Taxis means arrangement plus nomos means law. समझ में आ रहा है? तो ये जो टैक्सोनॉमी टर्म है, टैक्सोनॉमी का मतलब क्या होगा? आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एन लिविंग ऑर्गेनिज्म, दिस इज कॉल्ड टैक्सोनॉमी। और टैक्सोनॉमी वर्ड जो है वो सबसे पहले किसने दिया था? A.P.
पीजी कैंडोले ने 1813 के अंदर दिया था। उसके बाद ये जो टर्म है टैक्सोनॉमी, इट वाज डिराइव्ड फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड। एक ग्रीक वर्ड है जिसका नाम है टैक्सिस यानी अरेंजमेंट प्लस नोमोस यानी लॉ से ये वर्ड जो है वो डिराइव हुआ है। दो वर्ड है, दो ग्रीक वर्ड से बना है। टैक्सिस मतलब अरेंजमेंट, व्यवस्था, अरेंजमेंट मतलब व्यवस्था, व्यवस्थीकरण, नॉमोस मतलब लॉ, यानी एनिमल को अरेंज करने की लॉ को ही हम क्या बोलते हैं, टैक्सोनॉमी वर्ड बोलते हैं। तो टैक्सोनॉमी वर्ड का मतलब समझ में आ गया ना कि एनिमल को क्लासिफाई करने का एक पर्टिकुलर तरीका, एक पर्टिकुलर पैटर्न जो है दैट इज नोन एज टैक्सोनॉमी। ओके, अब आप देखिए, अब हम बात करते हैं कि शुरुआत में जो वर्गीकरण का प्रोसेस था वो किस तरह से चेंज हुआ, किस तरह से आज हम न्यू सिस्टमैटिक्स की तरफ बढ़े। तो देखिए, शुरुआती क्लासिफिकेशन जो था वो बिल्कुल मॉर्फोलॉजिकल बेसिस पे था। मॉर्फोलॉजिकल बेसिस के मतलब सिमिलैरिटीज एंड डिससिमिलैरिटीज। अगर वो एक जैसे लक्षण शो कर रहा है, समानताएं शो कर रहा है, तो वो एक तरह के एनिमल है, और अगर वो एक जैसे लक्षण शो नहीं कर रहा है तो दैट मीन्स इट बिलोंग्स टू अ डिफरेंट ग्रुप। ये पर्टिकुलर एनिमल अलग अलग ग्रुप के हो सकते हैं। तो शुरुआती क्लासिफिकेशन जो था वो क्या कहलाया, उस क्लासिकल सिस्टमैटिक्स कहलाया। वो किस बेसिस पे था, ओनली इट डिपेंड्स ऑन मॉर्फोलॉजिकल बेसिस, सिमिलैरिटी एंड डिससिमिलैरिटी। उसके बाद जो है टाइपोलॉजिकल कॉन्सेप्ट आया। टाइपोलॉजिकल कॉन्सेप्ट जो है वो ये बताता है कि स्पीशीज जो होती है, जाति जो होती है वो स्टैटिक होती है एंड फिक्स्ड रहती है, जबकि ये भी सही नहीं है। मतलब स्पीशीज मतलब जाति जो है वो स्टैटिक है, हमेशा एक जैसी रहेगी और फिक्स रहेगी, ऐसा जबकि नहीं होता है। अगर उस एनिमल वो पर्टिकुलर जाति जो है, किसी भी एनिमल की स्पीशीज जो है, अगर अकॉर्डिंग टू एटमॉस्फेरिक कंडीशन अपने अंदर बदलाव नहीं करती है, हम चाहे कहें जेनेटिक चेंजेस हो चाहे मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस हो, अगर वो चेंजेस नहीं करेगी तो उसका मतलब क्या हुआ, वह पर्टिकुलर स्पीशीज जो है वो धरती पे से खत्म हो जाएगी। दैट मींस एक्सटिंक्ट स्पीशीज बन जाएगी, है ना। आज आप देखिए बहुत सारे एनिमल्स जो हैं वो एक्सटिंक्ट या नियर एक्सटिंक्शन पहुंच चुके हैं। क्यों पहुंच चुके हैं कि अब जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन है, इन एडवर्स एटमॉस्फेरिक कंडीशन में अगर एनिमल अपने आप को अडेप्ट नहीं करता है तो क्या होगा, धीरे धीरे वो क्या हो जाएगा, खत्म होता चला जाएगा, उसका नंबर पहले कम होना शुरू होगा एंड देन फाइनली वो अर्थ पे विलुप्त हो जाएगा। तो सेम, तो ये जो टाइपोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है वो ये बताता है कि जाति जो है वो सेम नहीं है, हमेशा स्थिर रहती है, बदलती नहीं है, जबकि ऐसा होता ही नहीं है। तो पहला क्लासिफिकेशन का बेसिस क्या था, क्लासिकल सिस्टमैटिक्स था। उसके बाद सेकंड कॉन्सेप्ट आया वर्गीकरण का, टाइपोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। ओके, टाइपोलॉजिकल कॉन्सेप्ट जो है वो आया, और अब जो है, अब हम चीजें ये नहीं मानते हैं, क्लासिकल सिस्टमैटिक जो था वो मॉर्फोलॉजिकल बेसिस पे था, और टाइपोलॉजिकल कॉन्सेप्ट जो है वो ये बताता है कि स्पीशीज रिमेन फिक्स्ड एंड स्टैटिक, बदलती नहीं है, हमेशा स्थिर रहती है। तो ये कॉन्सेप्ट भी जो है वो सही नहीं है। तो उसके बाद एक नया, अभी जो है हम जो क्लासिफिकेशन या टैक्सोनॉमी का मेथड फॉलो करते हैं वो मेथड कहलाता है नियो सिस्टमैटिक। क्या कहलाता है ये, नियो सिस्टमैटिक कहलाता है, और वी कैन से न्यू सिस्टमैटिक कहलाता है। So the concept of neo-systematic or new-systematic, the concept of neo-systematic was given by Huxley. किसने दिया है ये, जे हक्सले in 1908 का 1940। ठीक है, तो शुरुआती क्लासिकल सिस्टमैटिक जो है, क्लासिफिकेशन बेसिस ऑफ जो है आपका क्लासिफिकेशन का बेस जो था, इट वाज मॉर्फोलॉजिकल बेसिस, एंड देन टाइपोलॉजिकल कॉन्सेप्ट आया। टाइपोलॉजिकल कॉन्सेप्ट जो है वो ये बताता है कि स्पीशीज रिमेन फिक्स्ड एंड स्टैटिक। अब बाद में हम लोग इन दोनों कॉन्सेप्ट को ही अब फॉलो नहीं करते हैं, अब हम फॉलो करते हैं न्यू सिस्टमैटिक को, दैट मीन्स न्यू सिस्टमैटिक। सो दिस कॉन्सेप्ट वाज गिवन बाय जे हक्सले। जे हक्सले ने इसको सबसे पहले दिया था
अब ये जो न्यू सिस्टमैटिक है वो बहुत सारी चीजों को फॉलो करता है, मतलब वो मॉर्फोलॉजिकल बेसिस भी देखेगा कि एनिमल के अंदर जो एक्सटर्नल अपीयरेंस है वो किस तरह की है, पहला बेस हुआ। उसके बाद जो है वो साइटोलॉजिकल बेसिस भी देखते हैं कि एनिमल का साइटोलॉजी जो है वो कैसा है, क्या वो साइटोलॉजिकली सिमिलर है। उसके बाद हम कैरियोटाइपिंग भी देखते हैं, कैरियोटाइपिंग दैट मीन्स नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने हैं, क्या नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो है वो भी सिमिलर है। उसके बाद हम लोग जो है एक्सपेरिमेंटल टेक्सोनोमी भी देखते हैं, यानी एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं कि क्या ये एनिमल्स रियली एक ही ग्रुप से बिलोंग करने वाले हैं, क्या उनके अंदर समानताएं पाई जा रही है, क्या उनके अंदर साइटोलॉजिकल कोशिकीय रूप से वो सिमिलर है, क्या वो गुणसूत्रों के आधार पर सिमिलर है ना, और क्या उनकी केमिस्ट्री जो है वो एक जैसी है। तो ये सारी चीजें देखते हैं हम किसके अंदर, नियो सिस्टमैटिक के अंदर हम देखते हैं। तो हम आज जो है क्लासिफिकेशन का कौन सा मेथड फॉलो करते हैं, नियो सिस्टमैटिक, यानी हम बहुत सारी चीजों के द्वारा यह डिसाइड करते हैं कि ये पर्टिकुलर एनिमल जो है वो कौन से ग्रुप से बिलोंग करेगा। आज के लिए इतना ही, कल हम लोग बात करेंगे कि इस क्लासिफिकेशन से क्या फायदा हुआ अगर हम एनिमल को प्रॉपर्ली क्लासिफाई कर देते हैं। जैसे हम लोगों ने कल बात किया था कि एनिमल किंगडम को हमने नॉन कॉर्डेट, कॉर्डेट और वर्टिब्रेट में क्लासिफाई किया, फिर नॉन कॉर्डेट जो है वो फर्दर प्रोटोजोआ से लेके काइनोडर्मेटा तक क्लासिफिकेशन हुआ। तो इस क्लासिफिकेशन से क्या फायदा हुआ तो वो कल हम बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, आप इसे पढ़ें समझें। थैंक यू सो मच।